के नाम पे। तो क्लैरिफिकेशन ये दिया गया था कि साहब MSG तो आपके टमाटर में और शिमला मिर्च में और कुछ फ्रूट्स में, सुनो इसमें भी देख लेते हैं, सब्जियों में पाया जाता है। तो कह रहे कि जब कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो नोट कमाने का अभिप्राय होता है, और इतने लार्ज क्वांटिटी में सब्जियां और ये सब अवेलेबल नहीं होती है। जो मैगी बनाती नेस्ले कंपनी, तो उसके इसमें क्लैरिफिकेशन से वह बताया गया कि वास्तव में MSG का ही प्रयोग अधिकांश जगह होता है। ये MS जो अपन ने मोनोसोडियम ग्लूकोमेट बताया, ये प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, इन 3 रूप में, बहुत सारे रूप में प्रयोग होता है। और उसमें बताया कि मेडिसिन इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज होता है। आज हम एक और वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे जिलेटिन क्या होता है। जिलेटिन लिखने की पद्धति होती है, क्या चीज है जिलेटिन, क्या ये पेड़ों से बनता है, क्या ये हड्डियों का होता है, हड्डियों का बुरादा है, या फिर बछड़े की चमड़ी है, क्या चीज है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ प्ले कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसे होते हैं जिनके पसीने छूट जाते हैं। और अगर बचपन की बात करें तो भाई दवाई के मामले में सभी कच्चे होते थे, और मम्मी स्केल में बहुत पक्की होती थी। क्या भाई गोली के ठोकर कभी खिला, कभी गोली को पीस के चम्मच में गोली, एक हाथ से मेरी नाक खोलती थी, दूसरे से मेरे मुंह में चम्मच घुसा देती थी। जो गोली तो कभी लगने फूल के गले से उतरते हुए पूरा मुंह पे स्वाद करके चली जाती। लेकिन ऊपर का कवर क्या था, कभी आया है तो इसलिए वो आपको ठीक करने में कोई भी आदमी मैंने क्या सोचा, अपने आप में कोई दवा नहीं। ये एक तरह की डिब्बी है जिसके अंदर दवा भरी हुई होती है, और ये आप शायद पहले से जानते हैं। इसीलिए हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि कैप्सूल माने कि उस दवा के ऊपर वाला छिलका किससे बनता है। फिर इस वक्त भारत में 3 तरह के कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। एक है सॉफ्ट कैप्सूल, दूसरा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, और तीसरा है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब नाम तो आप जानते हैं। हम आम तरह के जो भी कैप्सूल देखते हैं वो अमूमन जेलेटिन के बने होते हैं। जेलेटिन से इसलिए कैप्सूल बनाया जाता है क्योंकि जेलेटिन दवाओं का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। जेलेटिन फूड प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, पर गाय और सूअर के चमड़े और हड्डियों को उबालकर जो जेलेटिन बनाया जाता है वही जेलेटिन कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे कैप्सूल हार्ड शेल के लिए बनाया जाता है। दूसरी ओर सॉफ्ट कैप्सूल या नरम फूड वाले कैप्सूल के लिए तेल, लिक्विड का इस्तेमाल होता है। जेलेटिन आधारित दवाएं आजकल मार्केट में बहुत आम हो गई हैं और मिलती भी बहुत है, क्योंकि ऐसे कैप्सूल सस्ते पड़ते हैं और दवाओं की कीमत भी इससे लोगों की पहुंच में रहती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि तीनों किस तरह के होते हैं और तीनों में क्या क्या फर्क होता है। सॉफ्ट कैप्सूल, नाम की तरह ये सॉफ्ट होती है, माने इतनी सॉफ्ट कि हाथ से दबाएंगे तो दबने लगती है। ये एक तरह का जेल होता है। अरे वो जेल नहीं जिसमें कहते रहते हैं, बल्कि जेल पेन टाइप का जेल होता है। दवा इस जेल की लेयर के अंदर होती है। ये जेल कई तरह से बन सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे बनाने के लिए कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल होता है। कॉड मछली की एक प्रजाति है, तो कॉड लिवर ऑयल और मछली का तेल, यानी कि सॉफ्ट कैप्सूल बनता है मछली के तेल से। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यही वो कैप्सूल है जो लोगों को कंफ्यूज करता है कि वो प्लास्टिक खा रहे हैं। इस कैप्सूल में लगने वाला मटेरियल जेलेटिन क्या होता है? ये एक तरह का पॉलीमर ही होता है, लेकिन ये प्लास्टिक से अलग होता है। पर पॉलीमर होने की वजह से ये प्लास्टिक जैसा लगता भी है। जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन जो आपके शरीर में भी है। अब आपके शरीर से निकला प्रोटीन तो कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो कैप्सूल के काम आने वाला प्रोटीन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। मरने के बाद जानवरों की हड्डियां और चमड़ी को डिहाइड्रेट करने पर जेलेटिन मिलता है, और फिर उसी से जेलेटिन बनता है, और उसी जेलेटिन से बनता है ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये वो सॉफ्ट कैप्सूल होते हैं जिनमें जेल के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल होता है। मीट और बीफ के कारखानों में हड्डियां, चमड़ी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, इसलिए जेलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है। अब अगर हम गोली के मुकाबले कैप्सूल के फायदे की बात करें तो कैप्सूल का सबसे आम फायदा उसे खाने में होने वाली आसानी है। दूसरा फायदा यह है कि कवच में बंद रहने से दवा की बाद पेट गिरना शुरू कर टिन से ना बनकर बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके बाद कैप्सूल होता क्या है? हाँ, जेलेटिन कैप्सूल पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एनिमल प्रोटीन होने की वजह से ये कैप्सूल उतना स्टेबल नहीं रहता। इसकी जगह HPLC यानी हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कौड़ियों के बाद बनता है। HPMC कैप्सूल जेलेटिन वाले कैप्सूल के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगा होता है, और तो इन्हें बनाने की तकनीक सबके पास नहीं है, और फिलहाल इनका बड़े पैमाने पर निर्माण बस शुरू ही हुआ है, इसलिए अभी इस पर पूरी तरह से डिपेंड होना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो क्या कैप्सूल में वेज नॉन वेज की बहस है? कैप्सूल में लगने वाले कच्चे माल के आधार पर इस तरह की छवि बनती है कि एक तरह का कैप्सूल नॉन वेज होगा और दूसरी तरह का वेज, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब तो HPMC कैप्सूल सेल्यूलोज पड़ने के बावजूद एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसीलिए उसे वेजिटेरियन कहना पूरी तरह से सही नहीं है, कम से कम उन अर्थों में जिनमें हम खाने पीने की चीजों को वेजिटेरियन मानते हैं। तो आप जेलेटिन को नॉन वेज कहने की लाज कर लें, आपके पास उसका वेज पर्याय नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सुझाव दिया था कि HPMC कैप्सूल के पत्तों पर वेजिटेरियन दर्शाने वाला हरा डॉट लगाया जाए, लेकिन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसे गैर जरूरी माना। बोर्ड की राय में दवाइयों को वेज नॉन वेज में बांटना ठीक नहीं समझा गया। इस सब में बस एक चीज का खतरा है, वो ये कि वेज नॉन वेज की बहस भारत में बहुत जल्दी असल संदर्भ खो देती है, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। मरीजों की सेहत से जुड़े इस मामले में ऐसा ना हो तो बेहतर है, दवाओं को दवाई रहने देना बेहतर है, चाहे उसमें जो भी पड़ता हो। आपको क्या लगता है, क्या आप कैप्सूल में ये फर्क? ठीक है, देखो हम यहाँ पर जो समझे फिग वाला एक लास्ट दिखा दो, अंजीर वाला बाकी हो गया। हाँ, यही वाला फर्स्ट वाला शॉर्ट में। Did you know anjeer figs are non-vegetarian? Yes, this fruit, what you call figs, is a non-vegetarian. Why? Because only the fig, the flower is inside the fruit, so it gets pollinated by a wasp. So the wasp gets inside from here, losing its wings, legs, antennas. She go into the fig, she lay against the fig. So once the egg hatches, the main fruit they wait for it to come out, can't come out. So the parasitic wasp comes to the egg. She makes the hole. From that hole, only the female comes out, because female have wings, male doesn't have a wing. So the male dies inside and gets mixed with the fruit. So when we eat the fruit, we're eating the wasp, correct? A dead body is the crunchy thing we eat when we eat figs. And that's why James and Thomas don't eat figs. Will you stop eating figs after hearing this? ठीक है, देखो हमने 2 वीडियो और दिखा दिए आपको। पहले वाले वीडियो में हम आपको देखो ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। यद्यपि आपके पास में ऑप्शन है कि आप आयुर्वेदिक वैद्य के पास भी जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि आप नेचुरोपैथी, जो हमारे सुमन जी भाई साहब काफ़ी प्रमोट करते हैं और उसमें काफ़ी अहिंसकता सामने दिखती है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन लोगों के हाथ पे और मुंह पे बैठा है वह एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में टैबलेट्स और कैप्सूल्स का बहुत प्रयोग होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सारे जितने भी उनके कंटेंट्स होते हैं वे मदर टिंचर अल्कोहल में बनाते हैं। अल्कोहल क्या होता है, मद्य क्या होता है, अपनी आगे की पीपीटी में आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो एलोपैथिक जो हमारे हाथ में बैठा है उसमें हमें विवेक रखना चाहिए कि उसमें जिलेटिन का बहुत जबरदस्त लेवल पे प्रयोग होता है। व्हाट इज जिलेटिन? आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई जिलेटिन इज एनिमल डिराइव्ड सब्सटेंस व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल बोन्स एंड देयर स्किन। सॉफ्ट जिलेटिन होता है वो कॉड लीवर ऑयल होता है। आपको बचपन में जो तेल पिलाया जाता है विटामिन ए के लिए, किसने किसने ली होगी विटामिन ए की खुराक? प्राय सभी जनों को दी जाती है। ये विटामिन ए की खुराक जो होती है, मैंने अपनी बिटिया को नहीं पिलाया, वह जो है कॉड लीवर ऑयल होता है जो विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। कॉड नाम की एक मछली है, मछली का तेल होता है जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में काम में आता है और उससे बनते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है आपके जानवरों की हड्डी से बनते हैं। और बहुत सारी जो टैबलेट्स होती हैं वे टैबलेट्स में बाइंडिंग सब्सटेंसेस डालना पड़ता है। तो जिलेटिन सबसे अच्छा है क्योंकि हड्डी में चला जाती है। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके शरीर में जैसे कोई भी बीमारी होती है तो 3 कारणों से होती है
कि भाई उसमें कोई चीज कम हो जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है, या कोई जितनी होनी चाहिए उससे कम अधिक लेवल में हो जाती है, कुछ घट जाती है कुछ बढ़ जाती है, तो इसलिए वो चीज होती है। तो अब पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इधर 3 शब्द लिखे हैं, दिख रहा है आपको क्या क्या शब्द लिखा है, द्रव्य सामान्य, दूसरा क्या दिया है, और तीसरा कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। आपके शरीर में जैसे ये चिकित्सा का सिद्धांत है कि आपके शरीर में खून कम है तो आपको खून की दवाई दी जाएगी, डेक्सोरेंज वगैरह ऐसी सीधी प्रणाली जिसमें एनिमल के खून को सुखाकर उसको टैबलेट फॉर्म में या फिर उस फॉर्म में, इसमें लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में दिया जाता है, डेक्सोरेंज है या बहुत सारी ऐसी ब्रांड से आती नहीं है। तो ये सब जितने भी विटामिन प्रिपरेशन, न्यूट्रिशन प्रिपरेशन होते हैं, इनमें सबसे सस्ता सोर्स होता है कत्ल खानों से मिलने वाला मांस। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम साक्षात मांसाहार नहीं करते कभी भी, लेकिन हम दवाइयों के माध्यम से मांसाहारी तत्व डालते हैं। तो देखो द्रव्य सामान्य में जब हमारे शरीर में कोई कमी होती है तो हम ये मांस, खून या हड्डी, जितने भी विटामिन के D3 के सैचेट्स आते हैं उसमें लिखा रहता है कि कंटेन्स 20,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरी होता है, आप लोग सब पढ़ रहे होंगे ना, 8th में है क्या 9th में, किसी ने पढ़ा है, समझा है ना। तो विटामिन D3 का जो कंटेंट है, आपको 95% ऑफ विटामिन डी यू कैन गेट फ्रॉम सनलाइट। आपको सूर्य की रोशनी में कम से कम 20 मिनट डेली, और सर्दियों में कम से कम 40 मिनट बैठना है, और पीठ खुली हो तो सोने पे सुहागा, आपको ऐसी सेफ जगह पे बैठना चाहिए जहां पे पीठ खुली रख सकते हैं, स्किन पे धूप आनी चाहिए, 40% क्लोथ्स में बैठना है। अपन क्या करते, धूप में बैठते तो हैं, ऊपर से एक स्वेटर पहन लेते हैं और कोई शॉल ओढ़ लेता है, क्योंकि हम तापते हैं। अपन तापना नहीं है, हमें विटामिन डी के लिए सूर्य किरणों को बॉडी पे टच कराना है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी से एब्सॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसकी स्टडीज कर करके, बाहर के वीडियोस को स्टडीज कर करके पूरा का पूरा रिसर्च है कि सूर्य की रोशनी लेकर के आप बुढ़ापे में भी जवान जैसे मजबूत रह सकते, इतनी ताकत आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सूर्य की रोशनी को बराबर अपने भूमिका अनुसार लें। 20 मिनट्स, अगर आपको समय नहीं मिलता है, वीकली 1 घंटा बैठ जाओ, संडे टू संडे बैठ जाइए आप, 1 घंटा 40 मिनट चाहिए आपको 7 दिन के हिसाब से, 20-20 मिनट के चाहिए तो इस तरह से हम अपने सूर्य की रोशनी से, ये हड्डी के बुरादे से बच जाओगे आप। विटामिन डी लास्ट मोमेंट तक नेसेसरी है, बुजुर्गों को खास जरूरी है साहब। विटामिन डी आफ्टर 40-50 के बाद में डिजनरेटिव चेंजेस होता है। हमें चाहिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट, वो माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं। तो इतने से के पीछे हम 20,000 देते हैं आपको मेडिसिन में। क्यों देते हैं? लैट्रिन बाथरूम से निकल जाएगा, नुकसान तो कुछ है नहीं, जितना पचा पाओगे उतना पचा पाओगे। लेकिन हमें तो भाई उसमें कितने सारे जीव राशि, हड्डी का बुरादा का प्रयोग हो रहा है, वो भी पंचेंद्रिय जीव के मारने का पाप उसमें इनडायरेक्ट वे में हम अनजाने में करते हैं। अनजाने में किया हुआ पाप होता है कि नहीं होता है? बताओ भाई। ऋषि अनजाने में किसी इलेक्ट्रिक वायर का जिसका स्विच ऑन है और ओपनिंग चालू है और उसको टच कर लूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूं। या भी छोटी सी बच्ची आई थी अभी, वो अगर किसी वायर पे छू जाए और करंट चालू हो और ओपन उसकी एंडिंग्स हो तो उसको करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। छोटा बच्चा आग में जले तो जानता नहीं है वो, तो अग्नि थोड़ा थोड़ा स्लो जलाएगी उसको। और एक फायर ब्रिगेड वाला पूरा जानता है और उसके पास कोई वो नहीं हो प्रोटेक्शन, और वो अग्नि में जलेगा तो स्लो जलता है या फास्ट जलता है? एक से ही जलते हैं। अज्ञान कोई बचने का कारण नहीं है कि हम जानते ही नहीं थे साहब, हमें तो डॉक्टर ने दे दी, डॉक्टर को पाप लगना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कह रहे नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कौन से दुकान पे जा रहे हो, जहाँ नॉनवेज मिलता है उस दुकान पे जाकर के तुम बोलोगे कि साहब मुझे आज सब्जी खानी है तो आपके यहाँ की सब्जी दे दीजिए, तो नॉनवेज दुकान है तो नॉनवेज सब्जी देगा। होटल्स वगैरह होते ना, बचपन में हम गए थे होटल में, हम जानते नहीं थे, जैन धर्म का मर्म नहीं जानते थे, तो उस समय होटल में जाकर के
उस काउंटर पे गए तो बोला भैया तुम शकल से तो बहुत सज्जन लग रहे, तुम इधर कैसे आ गए, यहाँ तो नॉनवेज मिलता है। तो मैंने बोला अरे बाप रे, अपन कहाँ बैठे। तब से फिर हमने शपथ ले ली कि कभी होटल का खाना खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉनवेज और वेज का कितना भी वो संभाले, एक दूसरे में उनका टचिंग और बनाने की पद्धति में, सामने वाला जैन थोड़ी है, वो सज्जन था, उसने बोल दिया कि तुम शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम जैन हो क्या? हाँ। तो बोले इस होटल का खाना नहीं। तो ये हमारे जीवन में आने वाली सीधी सादी चीजें हैं। तो जब भी बीमारी होती है तो या तो उसको द्रव्य को प्रयोग करने की पद्धति होती है, दूसरा होता है गुण सामान्य। आपको मांस कम हो गया, कमजोर हो गए हो, तो हम आपको बोलते हैं मांस खाइए, तो औषधि में देंगे आपको मुंह से नहीं बोलेंगे कि मांस खाओ, हम आपको दवाई लिख देंगे, इसको सीधा सीधा मल्टीविटामिन, कोबालमान, ऐसे विटामिन B12 की कमी हो गई, बिकोजोल, ये सब मांसाहारी सोर्स से बने हुए औषधि होते हैं। तो द्रव्य सामान्य में आ जाता है एलोपैथिक का सिद्धांत। गुण सामान्य आयुर्वेद में होता है। हम आपको पथ्यकर चीजें बोलेंगे, आप कमजोर हो रहे हो, हम कहेंगे आप उड़द खाओ, मांस नहीं खाना, मांस खाना। मांस मतलब मांस में जो गुण है वही आपको उड़द में मिल जाएंगे। आपको हेवी प्रोटीन्स खाने हैं तो कह रहे मांस जैसे ही उससे भी ज्यादा प्रोटीन मिलेंगे सोयाबीन में। अंडे में जितना प्रोटीन है उससे भी ज्यादा, अंडे में 28 यूनिट प्रोटीन होता है और सोयाबीन में 43 यूनिट्स होता है। सोयाबीन नहीं खाना है, मूंग खाइए, मसूर खाइए, उड़द खाइए। आपके यहाँ पे कौन सी दाल बनती है भोजनालय में? अरहर की दाल बनती है। तो अरहर की दाल में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आपको उसकी क्वांटिटी कम से कम 1 ग्लास या आधा ग्लास तो रेगुलर, 1 कटोरी से ज्यादा खाना चाहिए। देखो कार्बोहाइड्रेट, ये तो एक चिकित्सा का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन वो मैं बता देता हूँ कि आपकी एज में ग्रोइंग एज है, आपको कभी बीमार नहीं पड़ना है तो दाल ज्यादा खाना, दालें ज्यादा खाना, फलियों वाली सब्जियां खाना, गवार है, सेम है, मटर है, मटर बन रहे हैं ना अभी खूब, तो भरपूर खाया करो, चबा चबा के खाया करो, तो आपकी ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो ये गुण सामान्य में आता है। तो आपको मांसाहार जीवन भर नहीं लेना पड़ेगा। आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाया करो औषधि लेने के लिए, कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास मत भागो, क्योंकि वो एलोपैथिक डॉक्टर जैन नहीं है। जैन होगा तो भी उसे ये कंफर्म नहीं मालूम कि किसमें हिंसा हो रही है, कौन सी नॉनवेज है और कौन सी वेज है। जब हमने जिलेटिन बता दिया, 97% कैप्सूल्स जिलेटिन वाले ही होते हैं। क्यों? 3% उसने आया था ना वीडियो में कि सेल्यूलोज वाले जो बनते हैं वो इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं कि खाली कैप्सूल ही 2-3 रुपए का होता है, और ये जो पड़ते हैं ये 5 पैसे से कम पड़ते हैं जो कैप्सूल बनता है नॉनवेज से, जिलेटिन वाला। तो इसलिए आज आपको जिलेटिन से हमने सावधान कराया। आपके घर में कोई कैप्सूल वाली दवाई होती है ना, तो एक ऐप है कि जिसमें कैप्सूल वाली दवाई में जो चीज है वही आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर वाला जानता है कि आपको ये कैप्सूल दिया साहब, ये दवाई इस टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, तो टैबलेट लो, कम से कम दोष कम रहेगा। लेकिन टैबलेट में भी हमने बताया जिलेटिन यूज होता है, इसलिए एलोपैथिक से पूरा बचो। जरूरी है आपके जीवन में एक अच्छा वैद्य हमेशा जानकारी में होना चाहिए, तो जो अहिंसा धर्म का भी जानकार हो, क्योंकि आयुर्वेद में भी सिरप होते हैं, आसव अरिष्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होती है, वो नॉनवेज टाइप की हो जाती है, उसमें फर्मेंटेशन होके बैक्टीरियल ग्रोथ होके इल्लिया बन जाती है, और उससे फिर इल्लियों को हटा करके और उसको डिस्टिलाइजेशन करके और वो सिरप बन के आता है। कर्म सामान्य कह रहे कि आप जैसे आपको मांस बढ़ाना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करो, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जिम जाओ, तो आपकी ऑलरेडी कर्म सामान्य से ही। और फिर हमने बताया सूर्य किरण, हवा, प्राणायाम, ये तो आपको जरूरी है। डीप ब्रीदिंग करके आप बहुत सारी दवाइयों, एस्पिरिन तो 6 मिनट में 6 सेकंड में काम करती, दर्द का अंत तुरंत एस्पिरिन बोलते हैं ना, अपने को तो लेना ही नहीं है एलोपैथिक, तो कह रहे कि आप डीप ब्रीदिंग करो ना, उधर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, आपका जहां दर्द हो रहा होगा वहां ऑक्सीजन पहुंचते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट करो कौन सी है? अब देखो यहाँ पर मधुरूप, शहद, शहद के अतिचार कौन से होते हैं, या अनाचार, ये तो अनाचार की चीजें हैं। शहद, जितने भी च्यवनप्राश मार्केट में आते सब में गारंटेड शहद रहता है। दूसरा, जितने भी शरबत आते हैं इसमें अनेक लोग प्रिजर्वेटिव में शहद का यूज करते हैं।
तो इसलिए आपको बाजार का शरबत नहीं पीना है, आपको घर में शरबत बनाना है जो टेस्टी बनेगा, बाजार से भी अच्छा बनेगा। और आपको शरबत बनाने में ज्यादा मेहनत लगती तो नींबू पानी सबसे बेस्ट शरबत है। आप आंवले का रस पीजिए, 2 आंवले का रस रेगुलर, आपको सब न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। च्यवनप्राश का बाप है 2 कच्चे आंवले खाना, क्योंकि च्यवनप्राश में मेडिसिन से गला दी जाती है, आंवले की पिष्टी को खूब सेक दिया जाता है। च्यवनप्राश की मर्यादा सिर्फ 24 घंटे की है। मैं तो खुद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं इन सब चीजों का, मैंने 300 किलो च्यवनप्राश बनाता था मैं एक दिन में, और उसकी सेलिंग करता था। मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जयपुर में, और उस हिसाब से फिर जब कल्पना बहन जी के निमित्त से हमने समझा कि भाई इतनी हिंसा करते हो तुम आजीविका के लिए, तो हम जब क्वालिफाइड रहते हैं तो फिर हमने कंसल्टेंसी शुरू की थी। कहने का मतलब यह है कि जितना आरंभ फैक्ट्री वाले करते हैं, मानो वो नरक का ही आश्रय निरंतर करते हैं। आपका सूत्र है ना, बहु आरंभ परिग्रहत्वात् नारकस्य आयुषः। ठीक है, तो ये औषधि में खजूर, मीठे व्यंजन, इनमें लेकिन क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसके ऊपर कोट किया जाता है शहद का। खजूर जो आते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड वाले, तो ये इतने दिन तक ऐसे आप रखोगे तो नहीं रहेंगे, उसके ऊपर कोटिंग प्रिजर्वेटिव करनी पड़ती, तो शहद की लेप करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए। ये जो एप्पल आते हैं इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है, और वो चाकू से खरोच करके निकालो तो निकल जाती है। तो इसलिए हमें इन चीजों को लेने में सावधानी। अब एप्पल तो खाना है तो ठीक है, उसको थोड़ा गर्म पानी में धोगे तो वैक्स निकल आएगा, या उसका फिर ऊपर का छिलका निकालना पड़ेगा। वैक्स नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ब्लॉकेज होकर के बहुत सारी तकलीफें होती है। नेक्स्ट, और ये देखो मधु का हो गया। मध्य के देखो मदिरा के रूप, मदिरा चाहिए था, मदिर रूप लिख दिया। आसव, अरिष्ट, सिरप और गीली औषधियों में सब शराब ही शराब बनती है, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है। शराब में दोष क्या है कि आज जैसे आपने कोई पानी या लिक्विड फॉर्म में कोई चीज रख दी घर में बना के, वह दूसरे दिन उसमें 2 इल्ली होगी, तीसरे दिन 4, फिर चौथे दिन 16, फिर 256, ऐसे स्क्वायर 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 के रूप में वो इल्लियां मल्टीप्लाई होती जाएगी। जितना पुराना अचार खाओगे उतनी ज्यादा इल्लियां खा रहे हो। इसलिए किसी को अचार नाम की चीज खानी है तो 24 घंटे में खाइए। आज बनाइए, शाम तक खाइए, दूसरे दिन 24 घंटे तक खा लो। आज 8 बजे बना सुबह, तो कल सुबह 8 बजे तक खा सकते हो। तो ऐसे 24 घंटे के अचार में एक भी इल्ली नहीं, बैक्टीरिया नहीं। और जहां उसमें आपने रखा हुआ खाया, तो पहले दिन जैसे मैंने बताया 2, फिर 4, फिर 16, फिर 256, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी अचार, मुरब्बा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारे खाने पीने की चीज में आने वाली रेगुलर चीजें हैं, तो इसमें हमें ये बहुत सावधानी रखनी चाहिए। श्रावकाचार पालना बहुत सरल है, अपनी हैबिट्स कुछ सुधार लो तो श्रावकाचार पालना बहुत इजी हो जाता है। और हैबिट्स अगर परफेक्ट नहीं है तो किसी तरह से भी हम सब चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। जैसे आप अभी 8th में आए हो, अभी से आप जैसे रात की पानी पीने की, खाना खाने की बाउंडिंग बना लोगे कि भाई चलो मैं 9 बजे तक लूंगा, 8 बजे तक लूंगा, लाना कहाँ तक है, सूर्यास्त तक, तो ये अभी से हो जाएगा। मैं जब आपकी एज का था, आप लोग सब 12-13 के हैं ना, 14 तक के हैं, मैंने 12 इयर्स की एज से रात्रि जल छोड़ना शुरू किया। कैसे किया, भोजन तो मैं सूर्यास्त तक करता था और फिर 9 बजे तक पानी पीता था। फिर धीरे धीरे जब मैं 14-15 इयर्स का हो गया तो मैंने बोला 9 का 8 कर लेते हैं। बर्थडे आता है ना अपना, उस बर्थडे के दिन हमें कोई ना कोई नियम लेकर के श्रावकाचार की भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है। आज आप एक त्रस जीव की रक्षा का कितना पुण्य है कि मानो आपने सोने का मेरू दान में दिया, इतना महापुण्य है एक त्रस जीव की रक्षा करने का। भी हम स्लाइड्स में देखेंगे कि भाई एकेंद्रिय से ज्यादा मारने का अनंत गुना पाप है द्विंद्रिय को मारने में। 2 इंद्रिय जानते हैं कौन सा है? 2 इंद्रिय वाले का एक उदाहरण बताओ। लट, लट जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब 2 इंद्रिय होती है। फिर पिपिल, पिपिल जानते हो 3 इंद्रिय। चींटी, कह रहे हैं कि भाई चींटी 3 इंद्रिय है। और चतुर इंद्रिय का उदाहरण भौरा, भौरा है, मच्छर है, मकड़ी है।
देखो इनकी पहचान के लिए आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जो पेट के बल या सीने के बल सरक सरक के चलती हैं वे दो इंद्रिय होते प्रायः करके। आप कहोगे सर को भी चलता है, सर पंचेंद्रिय है, तो दो इंद्रिय में उदाहरण देते हैं कि भाई ये इल्लिया या जितने भी कीड़े हो जो पेट के बल या सरक सरक के चलते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म को देखा आप लोगों ने? कहाँ देख लिया? यहाँ तो होते ही नहीं कि होते हैं? होते हैं, सब जगह होते, प्राय कम ज्यादा होते हैं। अब क्या सड़कें सब सीमेंटेड हो गई और बहुत हेवी ट्रैफिक रहता है हमारे जयपुर में, तो हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पे कोई कच्ची जगह ही नहीं है, तो सड़कों पे अर्थवर्म होते तो 2 मिनट में पीस जाते हैं। अर्थवर्म बहुत बार बादलों में से भी टपकते हैं और बहुत बार समुद्रचन जन्म होने से जहां उनको सराउंडिंग मिली वही हो जाते हैं और फिर टायर चलते रहते गाड़ियों के तो कुचल कुचल के उनकी चटनी बन जाके और उस सूख भी जाते, पता ही नहीं चलता कि यहाँ अर्थवर्म भी था। इसलिए आजकल शहरी जीवन में श्रावकाचार की तिलांजलि हो जाती। तिलांजलि समझते हो? मतलब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो इंद्रिय तो पेट के बल चलता है, 3 इंद्रिय कदम ताल करके चलता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चींटियों की देखी मेकल लाइन करके चलते हैं। आप जितने लाइन में नहीं चल सकते उससे अच्छे से लाइन में चलेगी चींटियां। भाई इसका आंसर मालूम है? पूर्व संस्कार और दूसरा उनके एक केमिकल होता है जो वो पर्टिकुलर सिक्रीशन अपने बॉडी से छोड़ती है, तो उनकी सब चींटियों को समझ में आता है कि हमें इस जगह से जाने में कोई खतरा नहीं है। और अगर आप जैसे चींटियां घूम रही और उसमें से उंगली से थोड़ा ब्रेक कर दोगे ना, वो केमिकल कुछ जाता है तो भी वो एकदम से इकट्ठी होगी बहुत सारी, क्या है इधर जगह कहाँ है। इनकी चींटियों के लिए भी स्टडीज करना चाहिए तो मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे कर्म बांध के जीव कौन सी योनि में किस प्रकार अवस्था में जीता है। तो ये चींटियों के लिए हमने बताया। फिर चतुर इंद्रिय के लिए जो कुछ कुछ उचक सकते हैं, उड़ सकते हैं, वो चतुर इंद्रिय होते हैं। ये पहचान लिख लो आप तीनों। द्विंद्रिय पेट या छाती के सहारे, 3 इंद्रिय कदम ताल डग भर के चलना, और चतुर इंद्रिय कुछ कुछ उड़ सकना। इस तरह से ये एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की दो इनकी पहचान। और एक इंद्रिय क्या कि जो अपने जगह से हिल ही नहीं सकता। पेड़ को कुल्हाड़ी से काटो तो खुद भग जाएगा क्या पेड़? कोई भगा भी नहीं सकता, उसको निकालने के लिए उखाड़ेंगे तो मर ही जाएगा वो भगाने के लिए भी। एक इंद्रिय अपने शरीर को बगल के दूसरे प्रदेश में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पवन बहती, अपन के वायु बहते, साहब वायु का तो बह रहे हैं, चल रहे हैं, चल नहीं रहे, वो अनिच्छा पूर्वक गति के कारण वो लिए जा रहे हैं। पानी बह रहा है तो जल का ही बह रहे क्या? जल का ही अपनी इच्छा से नहीं बह रहे, उनको बहाया जा रहा है। जैसे पेड़ को भी कोई खींच खींच के ले जाए तो जा रहा है, बेचारा जा रहा है, ऐसा होगा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। तो इस तरह से एक इंद्रिय एक प्रदेश भी नहीं हिल सकता। 2 इंद्रिय इल्ली, अपन यहाँ से समझ लो शाश्वत धाम से उस गेट तक जाना है, तो इल्ली कितने देर में जाएगी? पेट के सहारे बहुत हो जाएगी। चींटी उससे थोड़ा फास्ट चल सकती है, और घोड़ा मच्छर ये तो फटाक से उड़ के जा सकते हैं, और पंचेंद्रिय हम तुम उससे भी तेज जा सकते हैं। मच्छर ज्यादा तेज जो दौड़ता उड़ता है कि अपन फास्ट चलते हैं? नहीं, मच्छर की कैपेसिटीज लिमिटेड होती है। चलो ठीक है, कदाचित वो अपने से ज्यादा भी स्पीड कर ले हवा में जाने के कारण, लेकिन कहने का मतलब ये कि उत्तरोत्तर शक्ति का विकास होता जाता है। उस क्वालिटीज होती हैं भाई, ये अपन जहरीली चीज खा लो, कोई चींटी काट जाए, चींटी में या 3 इंद्रिय, बिच्छू होता है ना, बिच्छू कौन से इंद्रिय का है? रक्त बिच्छू 3 इंद्रिय के इसमें, चींटी के इसमें कैटेगरी में आता है। तो वो बिच्छू जो काटे तो उसके डंक से पंचेंद्रिय मनुष्य मर सकता है जहर होने के कारण। तो इसका मतलब सोचो, कोरोना का वायरस होते हैं चतुर इंद्रिय, क्योंकि उड़ता था ना वो 6 फीट तक जंप मारता था कोरोना का वायरस। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इल्ली जाति के होते हैं। हमारे पेट में बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, और हजारों करोड़ों नहीं अरबों असंख्यातों त्रस हमारे पेट में आंतों में डाइजेशन के लिए काम में आते हैं। छोटा सा बच्चा दूध पीता है और 1 मिनट बाद भी उल्टी करेगा तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो ये सब जीवों का संसार है। हमें जीव दया करने से विशेष पुण्य मिलता है। जैसे मैंने बताया कि सोने का मेरू मानो दान में दिया हो, इतना पुण्य एक त्रस जीव को बचाने से होता है, तो पाप भी उतना ही मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आसव अरिष्ट फर्मेंटेड चीज जिनमें बहुत
ज्यादा खमीर उठता है ऐसे पदार्थ, जलेबी, घेवर, कांजी बड़ा गलाकर खाने वाले। बाजार की जलेबी और घर की जलेबी में अंतर है। एक लेवल तक फर्मेंटेशन में जीव नहीं होते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद में वो सड़ने लगती है, बदबू आने लगते हैं, उसमें एलिया दिखने लग जाएंगे बिलबिलाती भी। तो इसलिए जो होटलों में जलेबी या बाकी चीजें बनती हैं उनमें तो बहुत हेवी फर्मेंटेशन होता है, घेवर वगैरह बनाते हैं। यह भक्ष्य नहीं है, ये घर में बनाओ तो भक्ष्य है, क्योंकि घर में हम व्यवस्थित बनाएंगे 24 घंटे में खा लेंगे। वो तो बाजार वाला तो बेचना है तो 2 दिन में 3 दिन में भी उसको प्री प्रोसेस कर करके बेचता रहेगा। इस क्लास का सार क्या है कि हमें बाजार का कम से कम खाना है, घर में बना बना के खाना है। नेक्स्ट, तो इस तरह से देखो, ये अब आपने 8 बिल्कुल में हमने 3 मकार का वर्णन अभी तक किया। किसके लिए चल रहा था ये वर्णन? ये 8 बिल्कुल लिख लो, आज का लास्ट टॉपिक है 9वां, ये लास्ट टॉपिक है। 8 बिल्कुल लिख लो, ये 8 बिल्कुल की अपनी क्लास चल रही है, जिसमें अब डायरेक्ट अपन भक्ष्य के इस पे ही घुस चुके हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर समझने की बात है कि पहला ही मूल गुण बताया हमने 3 मकार का। क्या मकार क्या होता है? म मतलब म से शुरू होने वाले मकार, म से 3 शुरू होते हैं, मध्य, मास, मधु। जैसे हम बोले प्रकार कितने हैं, तो प्रेरणा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, ये प्र वाले में आ गया ना प्रकार में। लकार कितने आपके इसमें? 3 लकार हैं, तो वो भी लब्धी नाम सही है ना। तो इस रूप से ये उस नाम के, उस वर्णमाला के स्टार्ट के नाम से इसको मकार बोलते हैं। मकार कोई आइटम नहीं है खाने का, कोई पदार्थ नहीं है, तो 3 मकार। ये दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 5 औदुंबर फलों का त्याग। अब 5 औदुंबर फल गांव खेड़ों में बहुत खाए जाते हैं। उम्बर, औदुंबर जिसे बोलते हैं, बड़, पीपर, पाकर, कटुमर और गुलर। तो आप कह रहे हैं कि भाई अंजीर जो है वह हमारे खाने में आता है, इसलिए। और बाकी बड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, गांव वाले लोग खाते हैं। अब प्राय प्रचलन जहां जैसा रहता होगा, तो इनमें त्रस जीव होते हैं। जैसे अभी आपने अंजीर की स्लाइड देखी थी कि उसमें वह पर्टिकुलर मेल फीमेल 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, वो प्रजनन करते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो फीमेल वाले के पास पर्टिकुलर पावर होती है कि वो उसको जब सूखता है तो होल करके निकल जाती है, और बाकी के मेल उसमें मर जाते हैं। और उनकी बॉडी भी मीठी होती है, इसलिए अंजीर खट्टा या कड़वा नहीं होता, और वो लोग उसको कीड़े के बॉडी को भी खा जाते हैं। तो मांसाहार हो गया, इसलिए वह बता रहे थे कि नॉन वेज होते हैं अंजीर, कीड़े मर रहे हैं उसमें, कीड़े की बॉडी है अंदर। तो ऐसी 5 औदुंबर फल नॉनवेज में आ जाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या दिया? जलगालन मतलब क्या होता है? पानी छानना। तो पानी छानने के बाद जीवानी देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपन हेल्थ पॉइंट से छान रहे हैं, हम जीव रक्षा पॉइंट से छान रहे हैं, और हेल्थ पॉइंट तो अपने आप हमें मिल जाता है। जीवानी जरूर देनी चाहिए, मोटा कपड़ा लेना चाहिए जिसमें से सूर्य की किरण नहीं दिखे, ऐसा दोहरा मोटा कपड़ा। बहुत स्लो छानना होता है। पानी छानना मतलब पुण्य का धार, अमृत की धार, पानी को बोलते हैं लोग, अमृत बरसाया हो या अमृत धारा निकली, जल धारा को। तो कह रहे हैं ये पानी की बहुत जीवन में अहमियत है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो ये जल एक रत्न है, इसको पानी को, रत्न को बराबर छानना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग की बात है, 4th नंबर का पॉइंट दिया, रात्रि भोजन त्याग। रात को खाने वाले जो है वो नियम से, हमने जैसा आपको बताया कि जैसे ही सूर्य की रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चला जाता है, तो ऐसे समुद्र जीवों की उत्पत्ति वातावरण में होती है। जैसे बारिश में बूंदें बरसती हैं, वैसे रात्रि में कीड़ों की बरसात, जो आंखों से विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से विजिबल है। साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन एटमॉस्फेयर। 1 cubic millimeter एयर कंटेन्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस। क्या बताया मैंने? 1 मिलीमीटर जानते हो क्या होता है? मिलीमीटर स्केल में होता है ना, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से दूसरे मिलीमीटर के बीच में जो लकीर के बीच में एरिया है, इतने से में कितने सारे बैक्टीरिया वायरसेस है? मिलियंस, 10 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख बैक्टीरिया से शुरुआत हो गए, और मिलियंस मतलब कई गुना बैक्टीरिया साइंस ने देख रखे हवा में। तो इसलिए रात्रि में हवा में जो पूरे गिरती है, आप कहोगे उजेला कर दिया,
और हवा में तो हवा तो रहेगी ना, सब जगह खाने भी बैठोगे या बनाओगे भी, तो इसलिए जीव मरते हैं। तो रात्रि भोजन त्याग। 5वां नंबर क्या है? जिन दर्शन बगल में ये कर लो, ठीक है। तो निरंतर जिन दर्शन। स्वाध्याय, अभी क्या कर रहे हैं अपन? चरणारियों का स्वाध्याय चल रहा है। भाई केवल ज्ञानी ने बताया कहाँ कहाँ जीव होते हैं। 4 स्थावर को तो वैज्ञानिक अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, साइंस वाले। क्रिप्टोग्राफी से वनस्पति जीव है ये तो वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हवा स्वयं जीव है, पानी स्वयं जीव है, पृथ्वी स्वयं जीव, पत्थर पेड़ पत्थर ये स्वयं जीव है। ये अभी तक साइंस में प्रूव नहीं हो पाया। सिर्फ जैन लोग मानते, बाकी लोग मानते ही नहीं है। और कौन सा रह गया? अग्नि, सबको खाने वाली अग्नि, जलाने वाली अग्नि स्वयं जीव है। सब बोलो, जैन दर्शन ने कितना सूक्ष्म केवली ने विज्ञान बताया। अगर हम चर्म चक्षु से सिद्ध करना चाहे तो मुश्किल है, इसलिए आगम श्रद्धांशु सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु दिया ना इस रूप में। फिर जीव दया का पालन करना। जीव दया का पालन ये मूल गुण में लिया गया है। और 8 अनुव्रतों, 5वां नंबर, 8वां नंबर का 5 अनुव्रत पालन करना, ये भी मूल गुणों में लिया गया है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कह रहे कि इसका कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए कि साहब हम कुत्ते को नहीं मारेंगे कभी भी। कुत्ते को पत्थर मारते हो आप? देखते ही नहीं, चलते ही हाथ पेड़ दिखा तो फटाक से पत्ती तोड़ लेते हो क्या? चलते फिरते हैं। फूल दिखता है तो फटाक से तोड़ के अपने बालों में या कुछ खुद को सूखने के लिए ले लेते क्या? घास पे दिखते ही फटाफट रोंदने के लिए, खेलने के लिए उस पे चले जाते हो क्या? नहीं जाते होंगे तो नहीं जाना चाहिए। आसपास जो समझ लो पाथवे है ना, फुटवे होता है ना, तो उस पे चलना चाहिए। घास पे अंदर 10 जीव होते हैं। घास स्वयं एक इंद्रिय जीव का स्वरूप है। जिस प्रकार प्रेग्नेंट महिला के पेट पे कोई पैर रख दे तो अंदर का बच्चा दुखी होता है, ऐसे घास को दुख होता है। तो ये सब चीजें आप समझें। और 8 मूल गुणों का पालन अपना इस क्लास का लक्ष्य है। उसकी विशेष चर्चा आपकी आगे आएगी। अभी का अपना विषय यहीं पे रोक रहे हैं। कुछ पूछना हो तो पूछो। ये सब ये जानते हो कि ये सब बातें आप लोग पहले से ही, कौन कौन जानता है, कौन कौन पालता है? बहुत सारे लोग पालते हैं। वे धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें बहुत भाग्य से ऐसा घर मिला है कि जहाँ इतना अच्छा जीवन है। तो इसलिए ये सब जानकारी पक्की करना, दूसरों को बताने के लिए भी और खुद को आचरण करने के लिए। जैसे आपके फ्रेंड को आप बताते हैं वहां नहीं जाना, वहां कीचड़ पड़ा है। उस दिन पहले दिन बारिश हुई थी ना, तो अपन कोई फिसल जाए तो अपन क्या बोलेंगे? दूसरे को संभल के चलना, देखो फिसल गए थे उधर। तो इस तरह से हम एक दूसरे को संभालने के लिए अच्छी बातें सीखें, जीवन में खुद भी लाएं और स्वयं भी करें। इसलिए यह क्लास में आपको छोटी छोटी बातें बताई है। बोलो महावीर भगवान। पूछ रहे कुछ जैसे विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं, वो जिलेटिन के आते हैं। हाँ, जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं उसमें भी कोई नॉनवेज होता है? हाँ बिल्कुल, उसमें जिलेटिन सब्सटेंस यूज होता है बाइंडिंग एजेंट के रूप में। इसके सिवाय मैग्नीशियम स्टीरेट एक कंटेंट होता है, वह भी नॉनवेज सोर्स से बनता है, पैरासीटामोल से। ऐसे भी गूगल सर्च में करेंगे ना तो उसमें मिल जाता है कि भाई ये सब औषधियों में ये नॉनवेज चीजें मिल जाती हैं। तो इस तरह से सभी एलोपैथिक औषधि में सूक्ष्म रूप से कभी ज्यादा कभी कम इस रूप में, और बहुत सी प्लांट डिराइव होती है तो उनकी जानकारी अलग से ही लेनी पड़ती है, लेकिन 99% नॉनवेज सोर्सेज से चलती है। इसलिए हमें फर्स्ट ऑप्शन आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाओ। और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई आयुर्वेद में कि उसमें भी फास्ट ट्रीटमेंट होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय।